ओके। ओके, सो आज का हमारा जो टॉपिक है, दैट इज द स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द एंट्रोपी। तो बेसिकली ये जो एंट्रोपी है, ये स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी ही है जो कि हम थर्मोडायनामिक में यूज करते हैं। और इससे पहले हम काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि सिस्टम को डिस्क्राइब करने का या उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के हमारे पास दो मुख्तलिफ तरीके हैं। या तो हम उसको मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर उसका ले ले, एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, या उसका हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर मालूम करें और उसको हम एसोसिएट करें विद द माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर। तो यही काम जो है वो स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स करता है। ओके। तो अब हम जब जनरल थर्मोडायनामिक सिस्टम की इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो या उसकी जो स्टेबल स्टेट की बात करते हैं, तो वी से दैट कि ये हमारे पास स्टेट ऑफ मैक्सिमम एंट्रोपी है। और जाहिर है जब हम स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी सिस्टम की प्रॉपर्टीज मालूम करते हैं, तो हम अ, उस स्टेट को ज्यादा अहमियत देते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो सबसे मैक्सिमम होती है, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला स्टेट जो है वो असल में इक्विलिब्रियम या एवरेज प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब है कि या हम ये कहें कि सिस्टम जो है इसकी एंट्रोपी मैक्सिमम है, या हम ये कहें कि सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में है। दिस इज वन एंड द सेम थिंग। तो अब जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या इसकी मैक्सिमम एंट्रोपी है, तो एंट्रोपी जो है इसको आगे हम एसोसिएट करते हैं विद द डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होते हैं जिसकी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कम होती है। और यही डिस्ट्रीब्यूशन ही है जो किसी सिस्टम की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एटम को एक सिस्टम कंसीडर कर ले और उसके शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो हम उस इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को अगर चेंज करते जाए, तो हमारे पास सिस्टम की जो या एटम की जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज होती जाती है। अब जाहिर है जो सबसे स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन की वो वही है जो कि ग्राउंड स्टेट में होती है। और इसी वजह से जो ग्राउंड स्टेट है ये हमारे पास स्टेबल स्टेट होता है, या इसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होती है, और इसकी एंट्रोपी भी मैक्सिमम होती है। सो इसका मतलब है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है और सिस्टम की प्रॉपर्टीज है, दे आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद ईच अदर। तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिज्म में कंसीडर करते हैं, और इसका एक जो हमारे पास पैरामीटर है वो एंट्रोपी है। तो जनरली हम ये कहते हैं कि किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम का जो बिहेवियर है वो असल में बेस करता है उसकी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट पे, कि उसकी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कैसे है। तो डिफरेंट अरेंजमेंट में सिस्टम जो है वो डिफरेंट थर्मोडायनामिक बिहेवियर जो है वो शो करता है। तो अब ये जो अरेंजमेंट है उसमें से कुछ अरेंजमेंट जो है उसकी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, और कुछ अरेंजमेंट ऐसी होती है जिसकी प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी जो है वो कम होती है, क्योंकि हम किसी भी सिस्टम को बहुत डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम मॉलिक्यूल्स को ABCD इस तरह की टैग करें, तो अगर हमारे पास चार पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल ABCD, तो हम इस चार पार्टिकल को बहुत डिफरेंट तरीके से डिफरेंट अरेंजमेंट इसकी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ABCD दो पार्टिकल्स है और इसको हम दो एनर्जी स्टेट में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि AB
एक एनर्जी स्टेट में रखे और बी सी दूसरी एनर्जी स्टेट में रखे। ये भी कर सकते हैं कि ए हम एक एनर्जी स्टेट में रखे और बी सी दूसरी एनर्जी स्टेट में रखे। इसी तरह ये भी पॉसिबल है कि हम ए बी सी एक एनर्जी स्टेट में रखे, बी सी डी और दूसरा खाली करें। तो यू हैव सो मेनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, और हर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो है सिस्टम की प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड होती है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है सबसे ज्यादा प्रोबेबल होता है या जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, वही हमें जो है वो एवरेज प्रॉपर्टी ऑफ दिस सिस्टम जो है वो दे देता है। अब जब हम स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास जो अरेंजमेंट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, हम ये देखना चाहते हैं कि एक अरेंजमेंट के हमारे पास या एक डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे पास कितनी पॉसिबल वेज है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की, और फिर हम उन पॉसिबल वेज को जब हम काउंट करते हैं, सो यही स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स का जॉब है कि वो ये करना चाहता है कि किसी भी अरेंजमेंट को हम कितने डिफरेंट पॉसिबल वेज में जो है वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उस फिर पॉसिबल वेज को हम काउंट करके कि इस कॉन्फ़िगरेशन में या इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे इतनी वेज ऑफ अरेंजमेंट है, इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास इतने वेज ऑफ अरेंजमेंट है, और इतनी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास इतने वेज ऑफ अरेंजमेंट है। तो जितने ज्यादा आपके पास वेज ऑफ अरेंजमेंट होंगी, उतनी ही जो हम कहते हैं कि मोर पॉसिबल प्रोबेबल, तो वो ज्यादा प्रोबेबल स्टेट होगा। और जितने कम नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट होंगी, उतना ही वो सिस्टम जो है वो लेस प्रोबेबल होता है। तो असल में जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि सम ऑफ द पॉसिबल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो जितनी ज्यादा हमारे पास पॉसिबल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, उतनी ही हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है वो उसकी ज्यादा है। तो what is statistical mechanics? Statistical mechanics is the study of counting ways of all possible arrangement of molecules of a system. किसी भी मॉलिक्यूल सिस्टम के मॉलिक्यूल को हम कितने डिफरेंट पॉसिबल वेज में अरेंज कर सकते हैं, यही स्टडी जो है हम करते हैं स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स में। और जाहिर है जो हमारे पास डिफरेंट पॉसिबल वेज हैं, वो सिस्टम की एक्सटर्नल पैरामीटर पे डिपेंड करता है कि सिस्टम को अपनी कितनी एनर्जी दी हुई है, सिस्टम को अपने कितना टेम्परेचर दिया हुआ है, और बाकी आपने इसका वॉल्यूम कितना मेंटेन रखा हुआ है, आपने इसका प्रेशर कितना मेंटेन रखा हुआ है। और अगर यही चीजें आप चेंज करते जाएंगे तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होती जाएगी, और आपके पास सिस्टम की नई प्रॉपर्टीज जो है वो आती जाएगी। सो स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है वो क्या करता है कि वो जो डिफरेंट पॉसिबल वेज है, वो इसकी जो काउंटिंग है उसमें हम वो स्टडी करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो अब और ये हम करते क्यों है, इसकी एक रीजन है। रीजन क्या है कि अगर पार्टिकल की डिस्ट्रीब्यूशन हमें मालूम हो among the different energy states of the system, तो the macroscopic behavior of the system can be determined. For example, अभी मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया एटम में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन की। तो फॉर एग्जांपल कार्बन एटम की मिसाल ले ले, वहां पे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आपको ये पता हो कि उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो के शेल में है और 4 इलेक्ट्रॉन एल शेल में है, तो इससे आप इसकी प्रॉपर्टीज को मालूम कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो ग्राउंड स्टेट है। लेकिन अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो के शेल में है और 5 इलेक्ट्रॉन एल शेल में है, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज हो गया। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन की चेंज में जो है वो सिस्टम की प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। अब हम कहते हैं कि ये जो है एक्साइटेड स्टेट में है। इसी तरह हम एक और पॉसिबिलिटी भी कर सकते हैं कि अगर के शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन हम आगे रखते हैं एम शेल में, तो यहाँ पे अब डिस्ट्रीब्यूशन मजीद चेंज हो गया है। तो इस तरह डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर को कॉरिस्पॉन्ड करते हैं। दैट इज वाई स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स में ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन को मालूम करें कि कितने डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉसिबल है, और उसमें सबसे जो प्रोमिनेंट या प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन वो कौन सा है,
क्योंकि वही जो डिस्ट्रीब्यूशन है मोर प्रोबेबल, वही हमारे पास जो एवरेज प्रॉपर्टी या इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं। और कीप इन माइंड कि हमारी ज्यादातर इंटरेस्ट जो होती है वो इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टीज ही में होती है, क्योंकि सिस्टम जो है मोस्ट ऑफ द टाइम अपने आप को इक्विलिब्रियम स्टेट में ही शो करता है। सो अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि लेट सपोज हमारे पास एक बॉक्स है और उसमें हमारे पास 8 मॉलिक्यूल्स है। ओके, सो हमारे पास फॉर एग्जांपल जब हम 8 मॉलिक्यूल को एक बॉक्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ज़ाहिर है हम एक एम्प्टी बॉक्स लेते हैं और हम 8 मॉलिक्यूल लेते हैं और इसको बारी बारी जो है इसमें एक एक मॉलिक्यूल जो है वो रखना शुरू कर देते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल ये इस बॉक्स में ये हमारे पास 8 पॉसिबल लोकेशन है। लेट्स सपोज दिस इज location 1, this is location 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7 and this is 8। तो जो पहला पार्टिकल हम यहाँ पे जो पहला मॉलिक्यूल यहाँ पे हम रखना चाहेंगे, तो उसके लिए ये आपके पास 8 डिफरेंट पॉसिबल लोकेशन है। तो वो इस 8 डिफरेंट पॉसिबल लोकेशन में कहीं भी आप उस इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। और जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन, लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन नहीं मॉलिक्यूल, अगर आपने पहला मॉलिक्यूल यहाँ पे रख दिया है, तो अब जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके लिए 7 पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि जो एक पोजीशन है वो पहले से एक एटम सॉरी एक मॉलिक्यूल ने ऑक्युपाई किया हुआ है। सो फॉर द सेकंड मॉलिक्यूल आपके पास जो पॉसिबल नंबर ऑफ पोजीशन है वो 7 रह जाते हैं। इसी तरह थर्ड मॉलिक्यूल के लिए आपकी जो पॉसिबल पोजीशन है वो 6 रह जाते हैं एंड सो ऑन। और जब आप आखिरी मॉलिक्यूल रखना चाहेंगे तो उसके लिए एक ही पोजीशन रह जाए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आखिरी मॉलिक्यूल है, तो ये जो सारी पोजीशन है वो ऑक्युपाइड है, इसको आप यहाँ पे रख सकते हैं, बाकी कोई भी यहाँ पे खाली जगह नहीं है। तो आखिरी मॉलिक्यूल के लिए आपके पास जो है वो एक पॉसिबिलिटी बनती है। तो इस तरह अगर हम टोटल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, तो पहले मॉलिक्यूल के लिए 8 पोजीशन अवेलेबल है, दूसरे मॉलिक्यूल के लिए 7 अवेलेबल है, तीसरे मॉलिक्यूल के लिए 6 अवेलेबल है एंड सो ऑन। तो इन सबको अगर हम देख ले तो ये 8 पिक्टोरियल बनते हैं। अगर 8 पिक्टोरियल को हम कैलकुलेट करें तो दैट इज 40,320। व्हाट डज इट मीन कि अगर आपके पास 8 पार्टिकल है तो आप इसको 4,320 डिफरेंट पॉसिबल पोजीशन में डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो रख सकते हैं। अब जा रहे हैं 8 पार्टिकल के लिए, अगर आप कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना चाहें, सो दैट्स वेरी सिंपल। आप ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे उतना ले सकते हैं। तो ज़ाहिर है फिर जब आप उसको डिफरेंट पॉसिबल लोकेशन करते जाएंगे तो 40,320 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है। तो इससे आपका पूरा दिन लग जाएगा। पर लेकिन इसको समझने के लिए लेट्स सपोज आपके पास 3 पार्टिकल है ए बी सी, तो 3 पार्टिकल के लिए आपके पास जो डिफरेंट पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 पिक्टोरियल है। तो 3 पिक्टोरियल कितना हो गया 6। तो अब आप देखें कि आपके पास जो ए बी सी 3 डिफरेंट पार्टिकल्स है उसको आप कितने डिफरेंट पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन में अरेंज कर सकते हैं। और आई होप कि आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी और स्टेटिस्टिक का कोर्स पढ़ा होगा, जहाँ पे वो कम्बिनेशन परमुटेशन और वो सारी चीजें आप लोगों ने की होगी। तो ये दिस इज अ वेरी सिंपल कम्बिनेशन कि आपके पास जितने पार्टिकल्स है और उसको अगर आपने डिफरेंट पॉसिबल लोकेशन में जो है वो डिफरेंट पॉसिबल वेज में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो उसकी पिक्टोरियल बनता है। फॉर एग्जांपल अगर जनरल हम कहते हैं कि हमारे पास n पार्टिकल है तो n पिक्टोरियल होगा। अगर हमारे पास 2 पार्टिकल है तो 2 पिक्टोरियल है। अगर हमारे पास 3 पार्टिकल है तो 3 पिक्टोरियल। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 पार्टिकल है ए बी, तो हम उसको कैसे अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 पोजीशन है ए बी, तो इसको हम 2 पॉसिबिलिटी है, बी को इधर लेके और ए को इधर लेके, तो आपके पास ए बी और बी ए 2 पॉसिबल पोजीशन है। लेकिन अगर आपके पास 3 पार्टिकल है ए बी सी, तो अब आप 6 डिफरेंट पॉसिबिलिटी कर सकते हैं। ए यहाँ पे रखते हैं, बी यहाँ पे रखे, सी यहाँ पे रखते हैं, या ए सी बी यहाँ के पास लोकेशन है, सी बी ए यहाँ के पास पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह आप इसकी जो सारे पॉसिबिलिटीज को देख तो उसमें
जो टोटल पॉसिबिलिटी बनती है वो 6 पॉसिबिलिटीज ही बनती है। इसके अलावा अगर आप करेंगे तो वो रिपीटिशन होगा। इसी तरह हमारे पास जो 8 पार्टिकल है, इसको अगर हमने डिफरेंट अरेंजमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी डी ई एफ जी एच, ओके। तो ये हम अगर डिफरेंट अरेंजमेंट इसके हम करना चाहे, फॉर एग्जांपल ए को हम इधर लेके एच की पोजीशन पे, एच को हम इधर लेके आए, तो ये एक और पॉसिबिलिटी है। या ए को हम बी की पोजीशन पे लाए, बी को हम ए की पोजीशन पे ले आए, तो ये एक और डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरह ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन आप करते जाएंगे तो आपके पास जो है 40,320 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज जो है वो बनती है। ये तो वो वाला केस है जब हम मॉलिक्यूल आइडेंटिकल ना हो, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल सिचुएशन की तरफ आते हैं तो हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है ये तो सारे आइडेंटिकल है। किसी फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की अगर आप देखें तो सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो एक जैसे है, उसको आप एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर ए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इधर है और बी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इधर है, तो अगर बी को आप इधर लेके आए और ए को आप इधर लेके आए तो दोनों चूंकि एग्जैक्टली सेम है, तो इस शिफ्टिंग से आपके अरेंजमेंट में कोई खास फर्क नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है तो बहुत सारे इंटरचेंज ऐसे होते हैं कि उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उस केस में मेरे पास इतने सारे पॉसिबल वेज नहीं बनते, बल्कि उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ वेज है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि हम उसमें बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो काउंट करेंगे जो कि सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। तो अब हमने ये जानना है कि हमारे पास कितने पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक करते हैं, और ट्रिक ये करते हैं कि हम इस बॉक्स को जो है वो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हाफ ये है और एक हाफ जो है वो ये है, और इसमें फिर हम ये पार्टिकल को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि हम कितने डिफरेंट वेज से हम इस इन 8 पार्टिकल को इस बॉक्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये भी कर सकते हैं कि सारे के सारे 8 पार्टिकल जो है हम राइट साइड वाले में रखे पार्ट में, और लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो है वो खाली हो। ये भी पॉसिबल है कि लेफ्ट साइड में हमारे पास एक पार्टिकल हो और बाकी 7 पार्टिकल इस साइड पे हो। ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे हमारे पास 2 पार्टिकल हो और 6 पार्टिकल इधर हो। और ये भी पॉसिबल है कि हमारे पास 3 पार्टिकल इधर हो और 5 यहाँ पे हो। ये भी पॉसिबल है कि 4 यहाँ पे हो और 4 वहां पे हो। इस तरह आप जो है वो डिफरेंट इसकी पॉसिबिलिटीज कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारे पास एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है कि जिसमें 3 पार्टिकल जो है वो लेफ्ट हाफ में है और 5 पार्टिकल जो है वो राइट हाफ में है। इसी तरह हम डिफरेंट पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कर सकते हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस केस में हमारे पास कितने पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, या कोई भी केस आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 और 6 की कॉम्बिनेशन भी आप ले सकते हैं, 1 और 7 की भी आप ले सकते हैं। तो मैंने जस्ट जनरली एक कॉम्बिनेशन लिया हुआ है कि जिसमें आपके पास 3 पार्टिकल एक साइड पे है और 5 पार्टिकल जो है वो दूसरी साइड पे है। तो अब ये जो 3 आइडेंटिकल पार्टिकल हमारे पास लेफ्ट साइड पे है और 5 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल जो है वो राइट साइड पे है, तो हमारे पास ये इतनी वेज नहीं है, बल्कि हमारे पास नंबर ऑफ वेज जो है वो कम हो जाते हैं। वजह इसकी ये है कि यहाँ पे 3 पिक्टोरियल जो डिफरेंट वेज है, फॉर एग्जांपल ए बी सी, ये अगर हमारे पास 3 डिफरेंट पार्टिकल है या मॉलिक्यूल्स है ए बी सी, तो इसको हम जितनी भी डिफरेंट तरीके से अरेंज करें, अगर ये आइडेंटिकल है तो वही एक ही डिस्ट्रीब्यूशन हमें नजर आएगा। लेकिन अगर ये आइडेंटिकल नहीं है तो फिर जाहिर है 3 पिक्टोरियल डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस तरह अगर ये 5 पार्टिकल आइडेंटिकल है तो 5 पिक्टोरियल डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे। तो अगर 40,320 डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं फॉर 8 पार्टिकल इन अ बॉक्स, तो
अगर हम इन 8 पार्टिकल को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एक पार्ट में जितने भी है, फॉर एग्जांपल ये हम ये कहेंगे कि 3 पार्टिकल एक साइड पे है और 5 पार्टिकल दूसरे साइड पे है, बस। हम ये नहीं कहते कि यहाँ पे ए बी सी डी और ये कितने पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन पे यहाँ पे है और ये बाकी जो है ई एफ जी एच जो है वो डिफरेंट पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे, क्योंकि ई एफ जी एच जितने भी है आप इसको जितने भी शफलिंग उसकी करते जाए इस डिस्ट्रीब्यूशन पे जो है इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम करते क्या है कि यहाँ पे यू कैन से कि 3 पिक्टोरियल आपके पास डिफरेंट अरेंजमेंट है, लेकिन चूंकि पार्टिकल्स एक ही है तो वो 3 पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक में रिड्यूस हो जाती है। इस तरह जो 5 पिक्टोरियल डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक में रिड्यूस हो जाती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 पिक्टोरियल आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बनते हैं। इस तरह यहाँ पे 5 पिक्टोरियल आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बनते हैं। तो टोटल अगर हमारे पास 8 पिक्टोरियल बनते हैं तो उसको जो हमारे पास रिपीटिशन है उसको हम एक्सक्लूड करते हैं। तो एक्सक्लूजन के लिए हम इसको 3 पिक्टोरियल पे डिवाइड करते हैं। इसी तरह जो दूसरे हाफ के लिए हमारे पास 5 पिक्टोरियल है उस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो इस 8 पिक्टोरियल ऊपर और 3 पिक्टोरियल और 5 पिक्टोरियल नीचे, इसको अगर आप एडजस्ट कर लेते हैं तो आपके पास 56 जो है वो पॉसिबल अरेंजमेंट आती है इंस्टेड ऑफ 40,320। इसी तरह आपके पास डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट आ सकती है। अगर 2 पार्टिकल इधर पे है और 6 पार्टिकल उधर है, 4 पार्टिकल इधर है और 4 पार्टिकल उधर है, 5 पार्टिकल इधर है और 3 पार्टिकल उधर है। तो इस तरह ये वाला फार्मूला यूज करके और इससे जितनी विद इन द वन हाफ ऑफ द बॉक्स जितनी अरेंजमेंट है वो आइडेंटिकल नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल की वजह से जो है वो सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन आपको देता है। तो लिहाजा वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन आप एक के बराबर पुट करेंगे। तो आप इसको इसके टोटल पे डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12 आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप उसको 12 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, जो कि हमारे लिए मैटर करता है। अब हमारे पास जो ये नंबर आया है 56, दिस नंबर इज नोन एज मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। और ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है ईच वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इसमें आपके पास जितनी वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको रिप्रेजेंट करता है एंड वी कॉल इट मल्टीप्लिसिटी, कि हम इसको कितने डिफरेंट पॉसिबल तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। तो वो कितनी वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है 56। तो इस 56 को हम कहते हैं मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का मतलब है कितनी मल्टीपल वेज में हम इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, आप कोई भी अदर एग्जाम्पल ले सकते हैं, कितने डिफरेंट मल्टीपल पॉसिबल वेज में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये जो नंबर है इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें 3 पार्टिकल इधर है और 5 पार्टिकल इधर है। अगर हम ये करें कि एक पार्टिकल इधर शिफ्ट करें और दूसरा पार्टिकल इधर शिफ्ट करे तो जाहिर है अब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है। जिस तरह अगर यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम एक हाफ से दूसरे हाफ की तरफ जाएंगे या वहां से इस तरफ आएंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो इससे डिस्ट्रीब्यूशन में जाहिर है फर्क पड़ेगा। तो जब वहां इसकी डिस्ट्रीब्यूशन से फर्क पड़ेगा तो वही हम काउंट करते जाएंगे। तो कीप इन माइंड कि विद इन द सेम हाफ जो है अगर आप शफलिंग कर लेते हैं पार्टिकल्स की तो उससे डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप शफलिंग करते हैं बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ द बॉक्स तो उससे कॉन्फ़िगरेशन पे फर्क पड़ता है। तो इस केस में जब 3 पार्टिकल एक साइड पे हो 5 पार्टिकल दूसरी साइड पे हो तो आके आपके पास 56 डिफरेंट शफलिंग जो है वो पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल ए बी सी यहाँ पे है, डी ई एफ यहाँ पे है, तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ए बी डी यहाँ पे है, सी ई एफ जी एच वो वहां पे है तो एक और कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ए बी एफ यहाँ पे है और सी डी ई जी एच यहाँ पे है तो एक और कॉन्फ़िगरेशन है। इस तरह से जितने ये सारे शफलिंग आप करते हैं तो टोटल नंबर जो है वो बन जाते हैं 56। तो व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास अगर इस तरह की अरेंजमेंट है जहां पे 3 पार्टिकल एक साइड पे हो,
5 पार्टिकल दूसरी साइड पे हो, तो हमारे पास 56 पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन बनते हैं। और उस 56 नंबर जो डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट है, उसको हम कहते हैं मल्टीप्लेसिटी। और हर एक डिस्ट्रीब्यूशन को फिर हम कहते हैं माइक्रोस्टेट। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास 56 माइक्रोस्टेट्स है। So it means that there are 56 microstates in the arrangement of 3 molecules in one half and 5 molecules in the other half of the box. अब हमारे पास स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का एक पोस्टुलेट है कि all the microstate are equally probable। तो ये हमारे पास माइक्रोस्टेट है, या इसको हम एक्सेसिबल स्टेट भी कह सकते हैं। एक्सेसिबल स्टेट का मतलब वही है कि वो उस सिस्टम को रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जांपल, हम अगर 8 पार्टिकल्स है और उसमें हम 2 पार्ट में हमने डिवाइड करने हैं, तो कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन की जिसमें 3 पार्टिकल यहाँ पे है और 6 पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये तो एक्सेसिबल स्टेट नहीं हुआ, क्योंकि अब ये तो हमारे पास 9 पार्टिकल बनते हैं। सो दिस इज नॉट एन एक्सेसिबल स्टेट। तो इसको हम एक्सेसिबल स्टेट भी कहते हैं। एक्सेसिबल स्टेट इसका मतलब है कि अगर ये जो सिस्टम है ये अपने सारे स्टेट्स को जो है वो शो करे, तो इसमें कितने डिफरेंट तरीके से अपने आप को शो कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास जो कॉइन होता है, तो उसके 2 माइक्रोस्टेट है, एक हेड है और एक टेल है। तो एक कॉइन जो है टॉस, वो अपने आप को सिर्फ 2 पॉसिबल स्टेट में शो कर सकता है, वन इज हेड एंड द अदर इज टेल। तो उसके लिए जो मल्टीप्लिसिटी है वो 2 है, एक हेड है, दूसरा जो है वो टेल है। या अगर आप वो जो लड्डू खेलते हैं, उसमें जो चक्का होता है, तो उसमें 6 फेसेस होते हैं। तो वहां पे उसकी जो मल्टीप्लिसिटी होती है वो 6 होती है, क्योंकि वो एक चक्का जो है वो अपने आप को 6 डिफरेंट स्टेट में अपने आप को उसको जब आप एक दफा टास्क करते हैं, तो या तो वो 1 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 6 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 2 आ सकता है। तो इस तरह इसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटी है। तो वो अपने आप को उसको आप वो एक खास कॉन्फ़िगरेशन है कि जिसमें आपके पास 6 पॉसिबल फेसेस हैं, या 6 पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स हैं। तो उसकी आपके पास जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है वो 6 है। इसी तरह सारी जो मल्टीप्लिसिटी, इसको हम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी बी कहते हैं, क्योंकि आगे जब हम स्टैटिस्टिकल पोर्शन में जाएंगे, तो फिर इस मल्टीप्लिसिटी को हम नाम देंगे थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। इसी तरह अगर आप अपने काइन की बात करते हैं, टॉस की बात करते हैं, तो वहां पे 2 फेसेस है, तो उसकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो 2 है। अब जब आप टॉस करते हैं, तो आपके हेड की या टेल की कितनी प्रोबेबिलिटी है? जाहिर है या टेल आएगा या हेड आएगा। तो दोनों की जो है वो प्रोबेबिलिटी सेम है, 50-50% प्रोबेबिलिटी है। तो व्हाट वी से, ईच ऑफ दीज स्टेट आर इक्वली प्रोबेबल। जितनी प्रोबेबिलिटी एक स्टेट की है, उतनी ही प्रोबेबिलिटी जो है वो दूसरी स्टेट की है। तो जब आप टॉस करते हैं, तो आप ये यकीन के साथ नहीं कह सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि 50% प्रोबेबिलिटी जो है वो टेल की है और 50% प्रोबेबिलिटी हेड की है। या अब अगर वो लडो वाली चक्के की आप बात करें, तो जब उसको आप टॉस करते हैं, तो आप यकीन के साथ नहीं कह सकते कि चक्का आएगा। आप इसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और चक्का भी आ सकता है। तो चक्के की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 की है। तो 1/6 जो है प्रोबेबिलिटी चक्के की भी है, 5 की भी है, 4 की भी है, 2 की भी है, 3 की भी है, 1 की भी है। तो हर एक फेज की जो है वो इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो और या अगर हम इसको इस केस में देखें कि सारी जो स्टेट है वो इक्वली प्रोबेबल है, इसका मतलब है कि ईच state could exist for the same length of time। फॉर एग्जाम्पल, ये स्टेट जो है ये अपने आप को, फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 सेकंड के लिए जो है वो अपने आप को शो करता है। अगर ये इस तरह है ABCDEFGH, अगर ये हमारे पास जो है एक स्टेट है, तो अगर ये 1 सेकंड के लिए अपने आप को शो करता है, तो अगर बी इधर आए और इस बी की जगह अगर डी इधर आए, तो A B D
और CEFGH। तो अगर उस स्टेट के लिए 1 सेकंड का टाइम था तो इस स्टेट के लिए भी आपके पास 1 सेकंड का टाइम हो, तो जितनी प्रोबेबिलिटी उसकी है उतनी प्रोबेबिलिटी इसकी है। तो दैट इज व्हाई वी से दैट कि ऑल दीज स्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल। इसका मतलब है कि हर स्टेट जो है वो इक्वल लेंथ ऑफ टाइम के लिए अपने आप को शो करेगा। एंड दिस इज नोन एज अ पोस्टुलेट। इसको हम कहते हैं पोस्टुलेट a priori, and this is called the first postulate of statistical mechanics। तो statistical mechanics के हमारे पास 3 postulate है, बाकी postulate आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। ओके, एट द मोमेंट ये इसके साथ अच्छा खासा रिलेवेंट था, तो यहाँ पे हमने बात कर दी है कि सारे माइक्रोस्टेट जो है वो उसकी एक जितनी प्रोबेबिलिटी होती है। अब हम उन सारे पार्टिकल्स को अगर हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो हमारे पास 8 पार्टिकल्स को 2 हाफ में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो हमारे पास कितनी कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। तो ये जो पहला कॉलम है, दिस रिप्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा कॉलम जो है वो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द फर्स्ट हाफ। दूसरा तीसरा कॉलम जो है ये शो करता है कि कितने पार्टिकल हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द सेकंड हाफ। और जो आखिरी कॉलम है कि हमारे पास उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, कितने मल्टीपल वेज से हम इसको अरे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो पहला कॉन्फ़िगरेशन है वो हम ये लेते हैं कि 8 पार्टिकल जो है वो हम एक हाफ में रख देते हैं और दूसरा हाफ जो है वो खाली है। ओके, तो जाहिर है अगर ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे 8 पिक्टोरियल डिवाइड बाय 8 पिक्टोरियल इनटू 0 पिक्टोरियल, तो उसका आंसर क्या आएगा 1। तो सिर्फ यही एक अरेंजमेंट है कि 8 पार्टिकल आपने लेफ्ट पे रख दिए, 0 पार्टिकल आपने राइट पे रख दिए, तो बस यही एक पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में आप जाए, अगर आप 7 पार्टिकल एक साइड पे रख देते हैं और एक पार्टिकल आप दूसरे साइड पे रख देते हैं, तो इस फार्मूले के मुताबिक इसके लिए आपके पास 8 पॉसिबल पोजीशन है और ज़ाहिर है ये आप कर भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी है और यहाँ पे आपके पास एच है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। एच को यहाँ पे लेके आए और इसकी जगह आप जी को लेके आए तो 2 हो गया। जी को उधर शिफ्ट करे और एफ को ले आए तो 3 हो गए। एफ को इधर शिफ्ट करे और ई यहाँ ले आए तो 4 हो गए। इस तरह ये सारे ये आपके पास 8 पार्टिकल्स है। तो यहाँ पे जो सेकंड हाफ में इसमें 8 डिफरेंट पार्टिकल जो है वो आप रख सकते हैं। तो आपके पास टोटल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 8 हो जाएगी। इसी तरह अगर आप मजीद इसको शफल करें, 6 एक तरफ रख के 2 दूसरी तरफ रखे, तो इसके आपके पास जो टोटल पॉसिबिलिटी हो जाएगी वो 28, 5 और 3 की 56, जो कि हमने पिछले स्लाइड पे डिस्कस किया। 4 और 4 की पॉसिबिलिटी के लिए आपके पास मल्टीप्लिसिटी 70 है। 3 और 5 के लिए 56, 2 और 6 के लिए 28, 1 और 7 के लिए 8 और 0 और 8 के लिए 1। तो यहाँ पे आपके पास ये कितने कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं? 9 आपके पास कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं और हर कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपके पास मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है या प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है। तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन और ये वाली कॉन्फ़िगरेशन इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। फॉर एग्जांपल अगर आप के पास एक बॉक्स में 2 पोर्शन है और उसमें आप 8 पार्टिकल रख के और उसको आप शफल करें, तो इस चीज की पॉसिबिलिटी कि 8 के 8 पार्टिकल एक साइड पे चले जाए और दूसरा साइड ये खाली है, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी। इसी तरह एक पार्टिकल एक साइड पे हो, 7 पार्टिकल दूसरी साइड पे हो, उसकी पॉसिबिलिटी 8 है, तो 8 ऊपर भी है इधर भी है। इसी तरह इस चीज की पॉसिबिलिटी कि 6 एक तरफ जाए 2 दूसरी तरफ जाए, तो इसकी पॉसिबिलिटी 28 बनती है। इसी तरह 5 एक साइड पे और 3 दूसरी साइड पे, इसकी पॉसिबिलिटी 56 बनती है। इस तरह 4 एक साइड पे और 4 दूसरी साइड पे, इसकी पॉसिबिलिटी 7 बनती है। इसका मतलब है कि हम जो है ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें हम 70 डिफरेंट अरेंजमेंट जो है वो इसमें पॉसिबल है, या यू कैन से कि इसमें 70 डिफरेंट माइक्रो स्टेट्स है। अब ज़ाहिर है हर माइक्रो स्टेट की हमने कहा कि इक्वली प्रोबेबल है। इसका मतलब है कि वो अपने आप को
फॉर द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम शो करेगा। तो अगर हम ये कहें कि हर एक स्टेट की लिए जो टाइम है वो 1 सेकंड है, इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास 8 पार्टिकल हमने दो पोर्शन ऑफ द बॉक्स में डिवाइड की है, तो अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो कि जिसमें 8 पार्टिकल एक साइड पे हो और 0 पार्टिकल दूसरी साइड पे हो, तो ये स्टेट हम देख सकेंगे 1 सेकंड के लिए। 7 पार्टिकल एक साइड पे हो, 1 पार्टिकल दूसरी साइड पे हो, ये सिचुएशन हम देख सकेंगे 8 सेकंड के लिए। इसी तरह ये वाले 6 और 2 की जो सिचुएशन है, इसको हम देख सकेंगे 28 सेकंड के लिए, और 5 और 3 के लिए जो सिचुएशन है, उसको हम 56 सेकंड के लिए देख सकेंगे, और हाफ हाफ की जो पॉसिबिलिटी है, उसको हम 70 सेकंड के लिए देख सकेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर ये सब हम ऐड कर दें, ओके, तो दिस कम्स आउट टू बी 256। तो अगर 256 टाइम मीन सेकंड जो है हम इस सिस्टम को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें, तो 1 सेकंड में हमें ये नजर आएगा, 8 सेकंड में हमें ये नजर आएगा, 28 सेकंड में ये नजर आएगा, 56 सेकंड में ये नजर आएगा, 70 सेकंड में ये नजर आएगा, 56 में ये, 28 में ये। तो जो सबसे ज्यादा हम जिस सिचुएशन को देखेंगे, वो ये वाला होगा कि जिसमें हाफ पार्टिकल एक साइड पे हो और हाफ पार्टिकल दूसरी साइड पे हो। और वैसे ये एक जनरल वो भी है, नेचुरल टेंडेंसी भी है कि आप 8 पार्टिकल लेके उसको उसमें बॉक्स में रख दे, और उसमें आपके पास दो डिफरेंट पोर्शन है, उसको आप शफल करें। ओके, तो शफलिंग के बाद जब वो सेटल डाउन हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें ऑलमोस्ट हाफ पार्टिकल एक साइड पे और हाफ पार्टिकल दूसरी साइड पे है। तो इसी तरह अगर आप 50 पार्टिकल्स कर ले, इस तरह आप 100 पार्टिकल्स कर ले, तो ये आप इस तरह आगे जा सकते हैं। वैसे ये तो हम एक आम एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल सिचुएशन की तरफ आएंगे, तो जाहिर है अगर हम 1 मोल ऑफ गैस भी ले लेंगे, तो वहां पे 10 to the power 23 पार्टिकल्स है। तो वो जो 10 to the power 23 पार्टिकल्स है, उसके लिए जो आपके पास पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जाहिर है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगी। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक गैस को आप सिलेंडर में डाल लेते हैं, तो ये इस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होगी कि सारा गैस जो है वो नीचे बैठ जाए और उसका जो अपर हाफ है वो बिल्कुल खाली हो। जबकि इस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि सारा गैस जो है वो सारे सिलेंडर को इक्वली ऑक्युपाई करे। तो नीचे जितने नंबर आप हाफ अगर आप उसको कर लेते हैं, तो नीचे जितने आपके पास नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स है, उतने ही उसके ऊपर होंगे। तो ये वाला स्टेट जो है, जिसको यहाँ पे हमने 4-4 के हिसाब से किया हुआ है, तो दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन 4 जो है, इट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द माइक्रोस्टेट, और इसी वजह से इसको हम कहते हैं दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल कॉन्फ़िगरेशन। और इसको अगर हम जनरलाइज करें, तो ये हमारे पास एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि इफ द सिस्टम्स आर लेफ्ट टू देमसेल्फ, उसको आप छोड़ दे, जो हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में स्पॉन्टेनियस इवोल्यूशन की बात करते हैं, कि वो खुद ब खुद अपने आप को एडजस्ट कर ले, अपने सिस्टम्स को ले ले, उसको छोड़ दे, अपनी मर्जी पे उसको एडजस्ट करने दे। तो हम ये कहते हैं कि सिस्टम्स आर लेफ्ट टू देमसेल्फ, और हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो स्पॉन्टेनियस इवोल्यूशन है, तो दे टेंड्स टुवर्ड द कॉन्फ़िगरेशन विद द हाईएस्ट वैल्यूज ऑफ ओमेगा। व्हाट डज इट मीन? कि जहां पे आपके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, या यू कैन से कि हायर प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, जब आप किसी सिलेंडर में जो है वो गैस डाल लेते हैं, ठीक है, तो जिस नोजल से आप उसको गैस एंटर कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो है वो गैस मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा उस पोर्शन में होते हैं जहां से गैस एंटर हो रहा है। लेकिन एक दफा आपने गैस एंटर कर दिया है, आप उसका नोजल बंद कर दे, ठीक है, और थोड़ा सा वेट कर ले, तो आप देखेंगे कि अब जो गैस मॉलिक्यूल है वो सिलेंडर के अंदर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। वजह इसकी ये है कि ये अपने आप को स्टेबल स्टेट में लेके जाना चाहेगा, और स्टेबल स्टेट वही है कि जब आपके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास क्या है, मैक्सिमम जो वेज ऑफ अरेंजमेंट है वो उसके लिए पॉसिबल है। उसके लिए
मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, या यू कैन से कि उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हाईएस्ट होती है। अब हमें ये पता है कि हर सिस्टम जो है वो उसकी टेंडेंसी होती है टुवर्ड द मैक्सिमम एंट्रोपी। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी के दरमियान जो है एक रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जो स्टेबल स्टेट है वो मैक्सिमम एंट्रोपी वाला है। और जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने बात की, और यहाँ पे जब हमने एंट्रोपी की स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट हमने देखा, तो हमने देखा कि जो अ, वो है, जस्ट अ मिनट, तो उसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो स्टेबल स्टेट वही है जिसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करते हैं, तो इक्विलिब्रियम स्टेट वही है जिसकी एंट्रोपी मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब है देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द प्रोबेबिलिटी एंड एंट्रोपी। तो हमें एक मैथमेटिकल रिलेशन जो है इन दोनों के दरमियान स्टेब्लिश करना है, कि जो प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर ले। ओके, लेकिन इस रिलेशन को जो है वो दो चीजें जो है, दो फैक्ट जो है वो मद्देनजर रखने होंगे। पहला ये कि जो प्रोबेबिलिटी है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। क्या मतलब इसका, कि हमारे पास एक सिस्टम है, जिस तरह मैंने अभी ये बॉक्स लिया हुआ है, तो बॉक्स जो है मेरे पास सिस्टम था, और उसको जब मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो वो सब सिस्टम उसके हो गए। ओके, तो जो प्रोबेबिलिटी है ये हमेशा द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सब सिस्टम। तो बॉक्स जो है वो हमारे पास मेन सिस्टम था, और उसके जो दो कंपार्टमेंट थे वो के सब सिस्टम है। तो हर कंपार्टमेंट के लिए अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी की जो है वो वैल्यू होती है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी अब क्या है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ द सब सिस्टम। ओके, अगर आपके पास एक सिस्टम है जिसके सब सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, तो उस मेन सिस्टम की जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी, द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ द सब सिस्टम। जबकि इसके मुकाबले में जब हम एंट्रोपी की बात करते हैं, तो एंट्रोपी जो है वो किसी सिस्टम की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज की सम के बराबर होती है। तो कीप इन माइंड, एंट्रोपी इज एडिटिव, ये सम से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज मल्टीप्लिकेटिव, इसको हम मल्टीप्लिकेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आपके पास दो सिस्टम है, एक की प्रोबेबिलिटी, दो सब सिस्टम है, एक की प्रोबेबिलिटी ओमेगा 1 है, दूसरी की प्रोबेबिलिटी ओमेगा 2 है, तो इस टोटल सिस्टम की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ओमेगा 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा 2 होगी। इसी तरह अगर आपके पास एक सब सिस्टम है जिसकी एंट्रोपी S1 है, और दूसरी सब सिस्टम की एंट्रोपी S2 है, तो इन दोनों का जो कंबाइंड सिस्टम है उसकी एंट्रोपी होगी S1 प्लस S2। तो एंट्रोपी को, ये दो चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एंट्रोपी को हमेशा हम ऐड करते हैं, और प्रोबेबिलिटीज को हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जनरली हम ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटीज आर मल्टीप्लिकेटिव एंड एंट्रोपीज आर एडिटिव। सो अब हम ने एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है जहां पे वो दो मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटीज को रिलेट करे विद द एडिटिव प्रॉपर्टीज। तो ये काम जो है वो लॉग करता है। दिस सजेस्ट a logarithmic relation between the probability and entropy, because log relates the quantities multiplied to the quantities added। as a और b आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, जब मैं इस पे log अप्लाई करता हूं, तो log a वो ऐड कर देता है log b के साथ। तो वो a और b के एडिशन को वो कन्वर्ट करता है, सॉरी, a और b
उनकी मल्टीप्लिकेशन को वो कन्वर्ट करता है उनकी एडिशन में, और उनकी एडिशन को वो कन्वर्ट करता है उनकी मल्टीप्लिकेशन में। तो जाहिर है अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी की जब हम रिलेशन मालूम करते हैं, तो एक मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी है, दूसरी जो है वो एडिटिव क्वांटिटी है। तो इन दोनों के दरमियान अगर रिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है तो वो लॉगरिथमिक रिलेशन ही पॉसिबल है। तो अगर एस एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा जो है वो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो दिस एस इज प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ ओमेगा। मतलब ओमेगा मैक्सिमम है तो एस मैक्सिमम है, एस मैक्सिमम है तो ओमेगा मैक्सिमम है, एस एडिटिव है, ओमेगा मल्टीप्लिकेटिव है। दैट इज व्हाई हमने यहाँ पे लॉग जो है वो इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अब जाहिर है इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हम इक्वलिटी में रिप्लेस करते हैं, सो वी नीड अ कांस्टेंट के, और ये काम जो है वो बोल्ट्जमैन ने किया हुआ था। तो या ये जो कांस्टेंट है इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ही कहते हैं। सो दिस इज a relation between the entropy and probability. So probability, this is pure statistical concept, और एंट्रोपी ये हमारे पास थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट है। तो इस रिलेशन से हम एंट्रोपी को एक्सप्रेस कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन में। ओके, फॉर एग्जाम्पल उस रिलेशन को हम यहाँ पे ऐसे एक छोटे से एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं। अगर हमारे पास S1 सब सिस्टम 1 की प्रोबेबिलिटी है, सो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ऑन द प्रीवियस पेज, S1 को हम लिख सकेंगे k log ओमेगा 1, और ओमेगा 1 उस सब सिस्टम की प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह S2 k log ओमेगा 2 के बराबर होगा, और हम कहते हैं कि एंट्रोपीज जो है वो एडिटिव है और प्रोबेबिलिटीज जो है वो मल्टीप्लिकेटिव है। तो एंट्रोपी S1 प्लस S2 के बराबर होगा, और जो प्रोबेबिलिटी है वो ओमेगा 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 2 के बराबर होगा। तो अब ये जो हमारे पास रिलेशन है S इज इक्वल टू k log ओमेगा, इसी को अगर हम आगे यूज करेंगे तो S की जगह हम S1 प्लस S2 लगा सकते हैं, ओमेगा की जगह हम ओमेगा 1 ओमेगा 2 लगा सकते हैं। जब ये लॉग वाला रूल यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो ये लॉग ओमेगा 1 प्लस लॉग ओमेगा 2 बन जाएगा। k इंडिविजुअली हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो k log ओमेगा 1 हो जाएगा, एंड दिस इज k log ओमेगा 2। तो जाहिर है दिस इज S1 और ये हमारे पास S2 है। तो यू सी हियर ये हमने उस मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज को उसकी एडिटिव प्रॉपर्टीज के साथ एसोसिएट कर दिया है विद दिस रिलेशन। तो ये हमारे पास ये जो रिलेशन है S इज इक्वल टू k log ओमेगा, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन इन थर्मोडायनामिक एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। और इससे हम जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट में जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टैटिस्टिकल व्यू ऑफ द एंट्रोपी, और ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, और बदकिस्मती से बहुत सारे लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं। और जब हम किसी इंटरव्यू में या वाइवा में इसके बारे में कोई सवाल करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी वजह से मैंने आप लोगों को एक आपके सीआर को कहा हुआ था कि इनको बता दे कि ये हालिडेरिज्म के ये पेजेस जो है वो ये स्टडी कर ले, उससे आपको थोड़ा सा ज्यादा एक इंसाइट मिल जाएगा अबाउट द एंट्रोपी एंड इट्स स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट। तो ये जो टॉपिक है आप दोबारा से भी देख ले, कुछ और बुक्स और इंटरनेट पे जो रिसोर्सेज है वहां से भी आप कुछ इंफॉर्मेशन ले ले। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो एंट्रोपी का जो मेन कॉन्सेप्ट है दैट इज बेस्ड इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो आगे जब हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वाले पोर्शन की तरफ जाएंगे तो फिर हम एंट्रोपी को इसी प्रोबेबिलिटीज और डिस्ट्रीब्यूशन और इन चीजों के टर्म में ही एक्सप्रेस करेंगे। इसी तरह एंट्रोपी जो है वो उसको हम एक्सप्रेस भी करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिसऑर्डर एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी। तो अभी तक तो हमने एंट्रोपी को
प्रोबेबिलिटी के साथ एसोसिएट कर दिया है, और वो प्रोबेबिलिटी ज़ाहिर है डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एसोसिएटेड है। सो दिस वाज अ प्योर स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट। अब अगर हम इसके थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट को देखें, तो एंट्रोपी को हम डिसऑर्डर, we say that entropy is the measure of disorder or unavailability of energy। ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एंट्रोपी को हम किस तरह से डिसऑर्डर या अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी के साथ जो है वो एसोसिएट करते हैं। और बदकिस्मती से ये भी जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इतना ही लोगों का नॉलेज इस हवाले से बहुत ही महदूद है। और महदूद तो छोड़े, अक्सर इसको गलत जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। सो दैट इज वाई ये जो मैंने टॉपिक अगले लेक्चर के लिए छोड़ दिया है, ताकि हम इसके ऊपर जो है वो डिटेल से डिस्कशन करें, और साथ साथ ये वाले डिस्कशन जो है थोड़ा सा इसके साथ खल्त मल्त ना हो जाए। तो आज के दिन के लिए इतना काफी है कि आप लोग इंट्रोपी का जो स्टेटिस्टिकल व्यू है इसको समझे। और नेक्स्ट जो है हम एंट्रोपी को एक्सप्रेस करेंगे in terms of the orderness and disorderness, and in terms of the availability or unavailability of the energy। और ज़ाहिर है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे in terms of some examples, okay, from thermodynamic or from daily life, कोई भी पॉसिबल है। एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट इतना इम्पोर्टेंट है और ये इतना जनरलाइज है कि ये आप किसी भी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। आप थर्मोडायनामिक में अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने सोशल लैब में अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी सिस्टम में आप एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सही है। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा छोटा था, खैर है, नो प्रॉब्लम। आप लोग इसको मजीद जाके पढ़ ले, और इंशाल्लाह इसको भी आगे ये चीजें भी हाल रीजनिंग में कवर हुई है, और उसने मतलब अच्छा स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो किया हुआ है। तो बाकी जो बुक्स है उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो ये भी बेहतर है कि आप इसी टॉपिक को भी आप हॉलीडे रीजनिंग ही से फॉलो करें, और फिर इंशाल्लाह हम